सो हमें मिला क्या, टोटल सरफेस एरिया 87.12 मीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया है। दैट मीन्स कि एक टैंक को बनाने के लिए हमें इतने स्टील की जरूरत पड़ेगी। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्कर्स को कुछ स्टील दी गई। हमने कंसीडर कर लिया कि वर्कर्स को x मीटर स्क्वायर स्टील दी, हमें नहीं पता कितनी दी थी, तो उसको हमने वेरिएबल से डिफाइन कर लिया x मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टील दी वर्कर्स को मींस x का 12th पार्ट, एक्चुअल स्टील यूज्ड मींस जितनी स्टील फैक्ट्री में आई थी उसका 12th पार्ट उन्होंने वेस्ट कर दिया। तो एक्चुअल स्टील में से हम 1/12 पार्ट माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो वेस्ट हो गया। और फिर जो स्टील बची उसका उन्होंने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसके इक्वल होना चाहिए जो वेस्ट होने के बाद में स्टील बची है। फाइन, टोटल स्टील एक्स मीटर स्क्वायर आई फैक्ट्री में एक्स मीटर स्क्वायर का 12th पार्ट जो था वो वेस्ट कर दिया गया, और वेस्ट होने के बाद जो स्टील बची उससे सिलेंडर बनाया गया, क्लोज सिलेंडर जिसका टोटल सरफेस एरिया क्या है 87.12। तो एक्चुअल स्टील यूज्ड हमने कितनी कंसीडर करी है x, तो उसके प्लेस पर हमने x पुट किया। 1/12 ऑफ एक्चुअल स्टील मींस 1/12 ऑफ x, और ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, इनका डिफरेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि टोटल स्टील जो आई थी उसमें से 1/12 पार्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वेस्ट करने के बाद जो स्टील बची उसी से सिलेंडर बनाया गया है, सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया है। क्लियर है यहां तक? किसी को पूछना है तो पूछो, इसमें आई एम श्योर पूछना होगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ डाउट है? कहां से गौरी, किस स्टेप से? गौरी तुम्हारा टेस्ट भी नहीं सबमिट हुआ है अभी तक। दैट रिमाइंड्स मी, यस, फिर दोबारा देख लो सही है तुम भी। क्वेश्चन में बोला है कि सिलेंडर बनाने में जो स्टील यूज हुई है, अब सिलेंडर क्या है, क्लोज सिलेंडर है। क्लोज्ड है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, वो हमने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया विच इज 87.12। आई होप ये तो समझ आ गया होगा गौरी कि टोटल सरफेस एरिया हमने क्यों कैलकुलेट किया है, बिकॉज ये क्लोज सिलेंडर है और हमें फाइंड आउट करना था कि इसको बनाने में कितनी स्टील यूज हुई है। सो ये तो हो गया। नाउ उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है कि वर्कर्स को कुछ स्टील दी गई, टोटल स्टील जो थी वो ये नहीं थी सिलेंडर बनाने के लिए, उन्हें कुछ ज्यादा स्टील दी गई थी। वो ज्यादा स्टील कितनी थी हमें नहीं पता, तो उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया। और क्वेश्चन में बोला है कि जो स्टील उन्हें दी गई थी वर्कर्स को, उसका 1/12 पार्ट उन्होंने वेस्ट कर दिया। मींस एक्स का 1/12 पार्ट उन्होंने वेस्ट कर दिया। जो टोटल स्टील आई थी, जो ज्यादा स्टील आई थी फैक्ट्री में, उसका 1/12 पार्ट उन्होंने वेस्ट कर दिया। फिर जो स्टील बची उसका उन्होंने सिलेंडर बनाया। दैट मीन्स टोटल स्टील जो आई उसमें से 1/12 माइनस करने के बाद में जो स्टील बची है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उसी स्टील से ये सिलेंडर बनाया गया है। गॉट इट? नाउ कंफ्यूजन है अभी भी? एग्जाम्पल से समझाऊं किसी? जस्ट टेल मी इफ इट्स क्लियर और नॉट। ठीक है, संयम तुम्हें भी, तुम्हें तो समझ आ गया, सभी को समझ आ गया आई होप।
सो बस टोटल स्टील एक्स आई थी, उसका 1/12 हमने माइनस किया, वो इक्वल रखा सिलेंडर जिस स्टील का बना हुआ है, और इसको सॉल्व किया, ये 11/12x हो जाएगा जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7.92 multiplied by 12 that gives us 95.04 मीटर स्क्वायर। सो एक्चुअल में जो स्टील आई थी फैक्ट्री में वो 95.04 मीटर स्क्वायर आई थी, उसमें से 1/12 इन्होंने वेस्ट कर दी, जिसको वेस्ट करने के बाद में जो स्टील बची वो कितनी थी, 87.12 मीटर स्क्वायर, जिसका उन्होंने बनाया सिलेंड्रिकल टैंक पेट्रोल वाला। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस और बचे हैं इसमें। बोलो बोलो, क्लियर है? अक्षत तुम्हें तो क्लियर हो गया, बाकी बच्चे चुप बैठे हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल के इसका 1/12 पार्ट माइनस कर देते हैं, या फिर इसमें प्लस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, मोस्टली यही गड़बड़ होती है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्प शेड वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। इसमें गिवन है एक लैम्प शेड डेकोरेट करना है क्लॉथ से। लैम्प शेड आपको पता है, पहले तो लैम्प शेड है, यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया है कि वो टॉप, उसके टॉप और बॉटम के बारे में नहीं बोला गया है। अगर आपने लैम्प शेड देखा होगा तो वो हमेशा टॉप और बॉटम से ओपन होता है। फाइन, ये चीज ध्यान रखना, लैम्प शेड्स जब तक मेंशन ना करें कि टॉप ढका हुआ है उसका या बॉटम में कुछ है, तब तक आप उसे एक कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ही कंसीडर करोगे, टोटल सरफेस एरिया उसमें कभी भी कैलकुलेट नहीं करोगे। लैम्प शेड हमेशा टॉप से और बॉटम से खुला होता है, ओपन होता है। तो ये फ्रेम है लैम्प शेड का, इसको डेकोरेटिव क्लॉथ से इन्हें ढकना है, कवर करना है, जिसके लिए स्टिचिंग के लिए मार्जिन के लिए, स्टिचिंग मार्जिन के लिए उन्हें 2.5 सेंटीमीटर्स जो क्लॉथ होगा वो एक्स्ट्रा चाहिए, टॉप से भी और बॉटम पार्ट से भी। मींस सपोज करो ये डेकोरेटिव क्लॉथ है, ज्यादा ही डेकोरेटिव हो गया, एनीवेज। सो जो एक्चुअल फ्रेम है उससे 2.5 सेंटीमीटर्स ऊपर की साइड और 2.5 सेंटीमीटर्स नीचे की साइड एक्स्ट्रा चाहिए स्टिचिंग करने के लिए, सो दैट ये फ्रेम पर स्टिच किया जा सके, उसको सही से लगाया जा सके। दैट मीन्स अगर एक्चुअल जो इसकी फ्रेम की हाइट थी वो 30 सेंटीमीटर्स थी, तो क्लोथ की हाइट कितनी हमें चाहिए होगी, 30 सेंटीमीटर्स में 2.5 ऊपर से ऐड होंगे एंड 2.5 नीचे के साइड से ऐड होंगे, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर्स और ऐड हो जाएंगे, दैट गिव्स अस 35 सेंटीमीटर्स। मीन्स हमें जो सिलेंड्रिकल एक कवर चाहिए डेकोरेटिव क्लॉथ का, उसकी टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर्स। डायमीटर तो सेम ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल पैक्ड होता है वो, ऐसा नहीं है कि लूज होगा। तो हाइट हम एक्चुअल में 30 सेंटीमीटर्स ना लेकर क्या लेंगे, 35 सेंटीमीटर्स, बाकी सभी डायमेंशन सेम रहेंगी। क्लियर कॉन्सेप्ट ये कि स्टिचिंग मार्जिन का हमने क्या किया है और कैसे किया है और क्यों किया है। किसी को पूछना है तो पूछो अभी, फिर कैलकुलेशन कर देंगे सिंपल सी इसकी। ओके देखो, सपोज करो
एक और मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। यस, मार्जिन का देखो, ये सपोज करो एक सिलेंडर है, टैंक, कुछ भी है। यस सही है, वो स्कूल की घंटी है, साउंड ऑफ बेल्स। मार्जिन देखो, पहले समझो, सपोज करो कि ये लैम्प शेड का फ्रेम है ओनली, फाइन। अब इस पे मुझे अगर कपड़ा लगाना है, क्लोथ लगाना है, चलो मैं देसी लैंग्वेज में बताता हूँ, कपड़ा मुझे इसके चारों तरफ लगाना है इसको ढकने के लिए, तो क्या होगा, अगर मैंने इसी साइज का कपड़ा लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज का, तो यहाँ पर हम उसको चिपका तो रहे नहीं है कपड़े को। व्हाट वी आर डूइंग, हमें इसको स्टिच करना है। लैम्प शेड हमेशा जो क्लोथ होता है वो स्टिच्ड होता है। ऊपर से आप देखोगे तो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, एक वायर के ऊपर लिपटा हुआ। तो अगर हमने बिल्कुल सेम साइज का क्लोथ लिया, तो उस वायर के ऊपर लपेटने के लिए, उसको कवर करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए हमें कपड़ा ही नहीं मिलेगा, तो स्टिचिंग कहाँ से करोगे अगर एग्जैक्ट सेम हमने साइज का कपड़ा लिया तो स्टिचिंग के लिए मार्जिन का मीनिंग यही होता है कि हम कुछ फालतू ले रहे हैं थोड़ा सा, इन केस कपड़े को काटने की जरूरत पड़ जाए, स्टिच करने की जरूरत पड़ जाए, या कुछ एक्स्ट्रा लग जाए किसी भी वे में, होता है ऐसा। आप ऐसा तो नहीं है कि अगर दर्जी को, सॉरी टेलर को अगर कभी गए हो आप कपड़े सिलवाने के लिए, मुश्किल ही होता है वैसे, आजकल कोई सिलवाता नहीं है, बट अगर आप जाओगे तो आप उसको एग्जैक्ट अपने साइज का कपड़ा तो देकर नहीं आओगे। साइज का कपड़ा देकर आओगे क्या कि बिल्कुल मेरा साइज, मेरे जो शर्ट बननी है वो 1 मीटर में कुछ बन जाएगी, तो मैं बिल्कुल 1 मीटर, अगर आप पूरा 1 मीटर कपड़ा देकर आओगे, तो फिर वो बेचारा जो कटिंग है उसके लिए, जो स्टिचिंग होगी उसके अंदर जो दबेगा कपड़ा, उसके लिए वो कहाँ से लाएगा। तो हमें मार्जिन लेकर चलना पड़ता है जब बात आती है किसी चीज, किसी स्पेशली कपड़े से रिलेटेड, कि जब हमें उसको किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है, चाहे वो टेंट बनाने में हो, चाहे वो लैम्प शेड को कवर करने में हो, चाहे वो क्लोथ्स बनाने में हो, कर्टन्स बनाने में हो, सॉरी, कुछ भी हो, शेल्टर, कार शेल्टर वाला था उसमें हो, उसमें आपने देखा होगा कार शेल्टर वाला जो कपड़ा था उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कंसीडर देयर इज नेग्लिजिबल मार्जिन। वो इसीलिए था कि मार्जिन को उन्होंने कंसीडर नहीं करना था, वो चाहते तो उधर भी मार्जिन को यूज कर सकते थे। सो मार्जिन का मीनिंग तो ये है कि हमें एक्स्ट्रा क्लोथ लेना है, और कितना एक्स्ट्रा क्लोथ लेना है, जो टोटल हाइट है इसकी फ्रेम की, उसमें 2.5 तो ऊपर की साइड से ये ज्यादा लगना है, और 2.5 नीचे की साइड से रोल होके स्टिच होना है, इसलिए 2.5 ऊपर की साइड और 2.5 नीचे की साइड। दैट मीन्स अगर फ्रेम की हाइट 30 सेंटीमीटर्स थी, तो टोटल हाइट ऑफ क्लोथ हमें कितनी चाहिए, 2.5 नीचे, 30 तो ये चाहिए चाहिए कवर करने के लिए, 2.5 नीचे स्टिच करने के लिए, और 2.5 ऊपर स्टिच करने के लिए, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा चाहिए मार्जिन के लिए। सो 30 प्लस 5 कितना हो गया, 35 सेंटीमीटर्स। मीन्स हमें एक सिलेंड्रिकल शेप्ड कपड़ा बनाना होगा, एक कवर बनाना होगा, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर्स, डायमीटर सेम रहेगा बिकॉज बिल्कुल पैक्ड है वो। समझ में आया? संयम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, मतलब तुम क्या कह रहे हो? यस, स्टूडेंट्स आर नॉट कनेक्टेड टू आवर ऑडियो क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं, पीछे घर की आवाज आती है, नो ऑफेंस, और काफी डिस्टरबेंस होती है। तो समझ आ गया ये अक्षत, अक्षत एंड कार्तिक। गुड। तो अब सिंपल हम बस कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे इसका। कर्व सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि लैंप शेड टॉप और बॉटम पार्ट से बिल्कुल खुला हुआ है। 30 20 ये हो गया 20 सेंटीमीटर का डायमीटर,
दैट मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर्स, हाइट 30 सेंटीमीटर्स है फिलहाल फ्रेम की, बट यहाँ पर आप लिखोगे क्योंकि मार्जिन के लिए 2.5 ऊपर टॉप से और बॉटम पार्ट से हमें एक्स्ट्रा चाहिए फोल्ड करने के लिए, तो हम जो हाइट है वो कितनी कंसीडर करेंगे 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दैट गिव्स अस 35। डायरेक्ट 35 आप अगर यहाँ हाइट लिख दोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, यू नीड टू मेंशन कि ये 35 कैसे आया। फाइन, नाउ हम इस हाइट को कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें कपड़े का एरिया कैलकुलेट करना है, फ्रेम का नहीं। सो क्लोथ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कौन सा, इस हाइट का, नॉट इस हाइट का, इसको भूल जाओ 30 सेंटीमीटर को। रेडियस उतनी ही रहेगी जो दी हुई है, 2 पाई आर एच, 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर 10 एंड एच के प्लेस पर 35। That gives us 7 5s are 35, 10 5 2s are 10, 22, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इतना क्लोथ हमें चाहिए होगा इस लैम्प शेड को डेकोरेट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम से मैं इतना ज्यादा फ्लोरल डिजाइन यूज नहीं करूंगा, उसकी डायमेंशंस भी नहीं दिख रही है। आई होप ऐसा क्वेश्चन आए ना। फाइन, क्लियर है क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें मार्जिन वर्ड लेकर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मार्जिन का क्या करना है हमें। ऑल्सो लैम्प शेड है, कई बच्चे लैम्प शेड को ऊपर से बंद समझ लेते हैं कि ये ऊपर से बंद होगा जबकि खुला होता है हमेशा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ भी, कोई भी शंका है आपको, कुछ भी किसी प्रकार की कोई डाउट है, कृपया पूछ सके तो पूछे, पूछना चाहें तो पूछें, सके तो क्यों नहीं, पूछना चाहें तो पूछें। कार्तिक शर्मा 8th क्लास की बुक करनी है तो मैं, ध्यान है ना, कल अपलोड करूंगा मैं। बाकी बच्चे जवाब दें कृपया, रिस्पॉन्ड करें, सो डेट आई नो कि आप सो नहीं रहे हो। नो अक्षत, करना चाहो कर सकते हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला ही चैप्टर सिर्फ बोल रहा हूँ सो डैट कि आपको अगर इस वाले चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज आपने 8th क्लास में ठीक से नहीं किया था, तो अच्छा है, क्वेश्चंस तो सेम ही है, कोई डिग्रेड नहीं कर रहा मैं आपको, ना ही कुछ ये बोल रहा हूँ कि आप छोटी क्लास का कर रहे हो, क्वेश्चंस एक ही जैसे, बल्कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था इस चैप्टर के कि 8th क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 9th क्लास में होने चाहिए थे, और 9th में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो 8th क्लास में होने चाहिए थे, तो दोनों को मिक्सअप कर सकते हो आप, मिक्स एंड मैच। 8th और 9th का जो ये वाला चैप्टर है वो एक ही जैसा है, उसमें कोई स्टैंडर्ड को लेकर बिल्कुल भी डिवीजन नहीं है मेरे हिसाब से तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बताओ विद्यार्थियों से ऐसा क्यों करवा रहे हैं, या फिर उस इससे क्या वैल्यू डिपिक्ट होती है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी वो वैल्यू दे सकते हैं। इसमें सीधे सीधे कि उनको बच्चों से क्राफ्ट का काम करा रहे हैं जिससे उनके स्किल्स डेवलप होते हैं, या कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आप लिख सकते हो। एनीवेज यहाँ पर अभी वैल्यू बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। ओके गौरी, सो एक स्टूडेंट के एक विद्यालय के स्टूडेंट हैं जिनको पेन होल्डर्स डेकोरेट करने का, पहले बनाने का, उसको डेकोरेट करने का काम दिया गया किसी कंपटीशन के लिए जिसमें उनको कार्डबोर्ड का यूज करना है। जो पेन होल्डर्स हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं विद अ बेस, ऑब्वियसली पेन होल्डर है तो ऊपर से तो खुला हुआ होगा, ओपन होगा, नीचे उसका बेस होगा कुछ। सो ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स, पेन होल्डर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर्स है और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर्स। विद्यालय को 35 कॉम्पिटिटर्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड देने हैं। 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, दैट मीन्स हमारा जो भी आंसर आएगा एक पेन होल्डर को बनाने में लगे कार्डबोर्ड का, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से। सो वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन।
सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम एक पेन होल्डर को बनाने में कितना कार्डबोर्ड लगना है, उस कार्डबोर्ड का एरिया कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। लैटरल सरफेस एरिया इसलिए क्योंकि कार्डबोर्ड से ये बना हुआ है पेन होल्डर, और बेस भी इसमें इंक्लूड है, तो हमें बेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। फाइन, तो पहले हम एक पेन होल्डर का कार्डबोर्ड का एरिया कैलकुलेट करते हैं। डायमेंशंस मेंशन करते हैं। वी हैव हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पेन होल्डर दैट इज h 10.5 सेंटीमीटर्स। वी हैव रेडियस, यहाँ डायमीटर नहीं है, रेडियस है डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर्स। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिस पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस। फाइन, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, क्योंकि एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर कॉमन ले लिया, पाई एंड आर कॉमन ले लिया। आप चाहो तो ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पाई और आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2h प्लस आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 22/7, आर की वैल्यू 3, 2 के प्लेस पर 2, h के प्लेस पर 10.5, आर के प्लेस पर 3, और इसको सॉल्व करके कुछ ये आंसर आ गया। फाइन, इसको आप पूरा कैलकुलेट नहीं करो, चाहो तो कर भी लो, लेकिन नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। एक स्टूडेंट एक ही पेन होल्डर बनाएगा बच्चे, ओजस। वन स्टूडेंट वन पेन होल्डर बनाएगा। 35 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लास्ट में एक के आंसर को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। सो मैंने इनको सॉल्व इसीलिए नहीं करा बिकॉज 7 से तो कोई भी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर अपॉन 7 आएगा ही, लेकिन मुझे पता है कि मुझे 35 से मल्टीप्लाई करना है इसको आगे जाके, तो क्यों ना मैं पहले इसको डायरेक्ट 35 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिससे कि 7 कैंसिल आउट हो जाए, तो मेरा आंसर कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। दैट्स वाई इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया। ये क्या है, ये टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर है, जिसमें उसका कर्व सरफेस एरिया और बेस दोनों इंक्लूडेड हैं। ये एक पेन होल्डर का कार्डबोर्ड का एरिया है। वी नीड टू फाइंड आउट 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कार्डबोर्ड, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से। 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, और फिर कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कैलकुलेशंस इजी आप अपने आप से कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और कैलकुलेशंस लेंथी हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू कि आप कैलकुलेशंस में जितना उनको मॉडिफाई करके, जितना शॉर्ट करके कर सकते हो, उतना शॉर्ट करके एज इन स्टेप स्किप करके नहीं, कैलकुलेशंस स्किप करके। कैलकुलेशंस थोड़ी छोटी बनाओ और इजी बनाओ, सो दैट कि आपका आंसर परफेक्ट हो और उसको चेक करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। जब आंसर्स बड़े बड़े होते हैं, कैलकुलेशंस बड़ी होती हैं, तो आप जब चेक करने बैठोगे, इनकेस आपका आंसर गलत है या आपको लग रहा है, तो चेक करने में आप उस गलती को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा देर लगाओगे, या शायद ना ही भी देख पाओ, आप उस मिस्टेक को ढूंढ भी ना पाओ, बिकॉज आपकी कैलकुलेशंस इतनी लेंथी होंगी कि आप देख ही नहीं पाओगे कि कहाँ पर आपने गड़बड़ करी। सो कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी बनाने की कोशिश करो। इसी तरह से डेसिमल में कोई आंसर आ रहा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ये आंसर आया और 7 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और अप्रोक्स वैल्यू लिख देते हैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपकी कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो आप उसको, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको डेसिमल में आंसर देना है, तो आप उसको डेसिमल में बिल्कुल लास्ट में जाके कन्वर्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। जो अप्रोक्स वैल्यू का आंसर आता है या फिर जो डेसिमल के आंसर्स आते हैं, वो हमेशा आपको लास्ट स्टेप में करने चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट और बिल्कुल परफेक्ट आएगा, अदरवाइज गड़बड़ होगी ही होगी। यहाँ पर आप अप्रोक्स वैल्यू में 1 और 2 पॉइंट्स मिस करोगे, उन 1 और 2 पॉइंट्स की वजह से आगे का आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। फाइन, समझ आ गया ये क्वेश्चन, तो पेन होल्डर वाला इजी क्वेश्चन था। एक पेन होल्डर का एरिया कैलकुलेट किया और उसको 35 से मल्टीप्लाई। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीवन एल्स, कुछ भी पूछना है इसमें?
ओके तनिषा, नो सर, नो सर, नो सर। ओके सर, व्हाई वी कैलकुलेट एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ओजस जब आप पेन होल्डर बनाओगे तो ऐसा तो नहीं है वो खाली पाइप जैसा रख दोगे, उसके नीचे कुछ बेस तो होना चाहिए जिसके अंदर आप पेन रख सकते हो। नो, पेन होल्डर देखोगे तो उसके अंदर बेस तो होता है ना, नीचे से खुला हुआ तो नहीं होता वो, या खुला हुआ होता है पेन होल्डर? टेल मी, क्या पेन होल्डर नीचे से खुला हुआ होता है, ओपन होता है? बंद होता है ना? तो बंद होता है तो इसका मतलब वहां पे भी हमें कार्डबोर्ड लगाना पड़ेगा बंद करने के लिए। और कार्डबोर्ड कितना लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बेस है वो कैसा है, सर्कुलर है, मीन्स एक सर्कल की शेप का है। सो हमें एरिया किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, सर्कल का। और वही एरिया हमने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया ऐड किया है। फाइन, ऊपर का नहीं, सिर्फ नीचे का, ऊपर से तो खुला होता है पेन होल्डर, इसलिए हमने सिर्फ एक ही सर्कल ऐड किया है इसमें। अगर दोनों तरफ से बंद होता तो हम 2 पाई r स्क्वायर ऐड करते, दोनों दो सर्कल्स का एरिया। आ गया समझ में कि क्यों हमने बेस को ऐड किया? नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये तो एक्सरसाइज हो गई फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक है कोन, राइट सर्कुलर कोन। उसका मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर था, ऐसे ही राइट सर्कुलर कोन होता है। राइट सर्कुलर कोन का मीनिंग भी यही है कि बिल्कुल जो कोन है उसकी हाइट और उसका बेस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। देयर, ये हाइट है, वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं इसको। वर्टिकल हाइट का मीनिंग जो परपेंडिकुलर हाइट है, ऊपर वर्टेक्स से नीचे वाले एक्सिस तक जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम वर्टिकल हाइट बोलते हैं। और जो ऐसे थोड़ी स्लांट होती है, स्लांटेड टिल्टेड होती है, उसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ये हमेशा आप देखोगे तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लांट हाइट जो कि हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, स्लांट हाइट हमेशा हाइट से और बेस से बड़ी होगी। फाइन, आपको अगर हाइट दी हुई है और आपको स्लांट हाइट भी दी हुई है और आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सी हाइट है कौन सी स्लांट हाइट है, तो आप देख लो, जो छोटी होगी वो वर्टिकल हाइट होगी, जो बड़ी होगी वो स्लांट हाइट होगी हमेशा। बेस भी छोटा होगा स्लांट हाइट से। तो ये एक राइट सर्कुलर कोन है, बिल्कुल स्ट्रेट, जो आपकी बर्थडे की कैप्स वगैरह होती हैं और टॉप्स होते हैं जो लट्टू, आप लोग तो नहीं चलाते होगे, हमारे टाइम में होते थे। तो वो मोस्टली कौन से को उनका जो बेस होता है उनको बनाने का वो कोन ही होता है, राइट सर्कुलर कोन, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो इसमें जो काम की जो टर्म्स है आपकी, वो हाइट, बेस और स्लांट हाइट है। वर्टेक्स और एक्सिस अभी आपके काम के नहीं है, तो इनको अभी आप अवॉइड कर सकते हो। हाइट, बेस एंड स्लांट हाइट, मेन ये तीन एलिमेंट्स हैं। तनिषा, आई हैव नो आइडिया, मेरी सर से अभी बात नहीं हुई है, तो आई टेल यू, लेट यू नो। बट सर ने ये तो बोला था कि संडे को तुम्हारा टेस्ट भी है फुल केमिस्ट्री का, आई थिंक। क्लास का मैं बताता हूँ तुम्हें, पूछ कर अभी थोड़ी देर में, आफ्टर दिस क्लास में तुम्हें बता दूंगा। सो अगेन यहाँ पर जब हमारे पास एक 3D फिगर है तो इसका कुछ सरफेस एरिया भी होगा। इस कोन को बनाने में अगर हमें कार्डबोर्ड चाहिए या फिर कोई क्लॉथ चाहिए तो ऑब्वियसली इसमें कुछ तो लगेगा ही, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, जिसमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ये कौन है, तो ये वाला जो पार्ट है ये लेटरल या कर्व सरफेस से होता है, और बेस भी इसमें अगर इंक्लूड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा।
स्लांट हाइट को पहले हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ से देख लो आप, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मुझे स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट और रेडियस दी हुई है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ। स्लांट हाइट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। उसी फॉर्मूले को यूज करके स्लांट हाइट का ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। संयम अभी मुझे पता नहीं है, मेरी सर से बात नहीं हुई है। फाइन, तो स्लांट हाइट इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसका टोटल स्क्वायर रूट देख लो पहले से। उसके बाद में वी नीड टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मींस ये वाला पार्ट प्लस बेस का पार्ट मींस इस सर्कल का पार्ट। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। इसमें ये ध्यान रखना कि एरिया कैलकुलेट करने में हम कभी भी वर्टिकल हाइट का यूज नहीं करते, किसी भी फॉर्मूला में एच का यूज नहीं होगा, सिर्फ स्लांट हाइट को कैलकुलेट करने में आप एच का यूज करोगे। सरफेस एरिया से रिलेटेड कोन का कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये हाइट यूज नहीं करनी, अगर ये गिवन है तो आप इसका यूज करके स्लांट हाइट कैलकुलेट करोगे पहले, उसके बाद में सरफेस एरिया में वो अप्लाई करोगे। ध्यान रखना कई बार स्लांट हाइट के प्लेस पर आप वर्टिकल हाइट रख देते हो, जो कि गलत है। इस हाइट का हमें कुछ नहीं करना एरिया कैलकुलेट करने में। सो ये टोटल सरफेस एरिया है और लेटरल सरफेस एरिया ओनली पाई आर एल होता है, पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इंटू एल इंटू 2, ये है लेटरल सरफेस एरिया। ये तीन फॉर्मूलाज हैं इसके सरफेस एरिया से रिलेटेड। फाइन, तो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, जिसमें हमें डायमीटर दिया हुआ है बेस ऑफ द कोन का और हमें दी हुई है स्लांट हाइट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना प्लीज इसमें, क्योंकि स्लांट हाइट गिवन होगी, हाइट गिवन होगी, आपको ये देखना है। अगर हाइट गिवन है तो आपको स्लांट हाइट को लेटरल हाइट भी बोलते हैं, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी उस फॉर्मूला से जो अभी मैंने आपको बताया। और अगर स्लांट हाइट गिवन है ऑलरेडी और एरिया कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है तो आप सिंपल उसका यूज कर सकते हो। वी हैव दिस कोन, राइट सर्कुलर कोन, जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर्स है एंड स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर्स। वी नीड टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन। सो स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं मोस्टली, बिकॉज लेटरल हाइट होती है ये। L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, वेरिएबल है आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं L यूज करो, बट मोस्टली L से डिनोट करते हैं। एंड वी हैव डायमीटर 10.5, डायमीटर 10.5 है, दैट मींस रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 का हाफ, दैट इज 5.25 सेंटीमीटर्स। नाउ सिंपल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू दैट इज 22/7, R के प्लेस पर R that is 5.25 and L के प्लेस पर L that is 10. So डिवाइड कर आके आंसर आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया सभी को? क्या किसी को इसमें कुछ पूछना है? क्या आप लोग उपस्थित हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कैलकुलेशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? अक्षत, जैन, संयम, आंसर किसका चेक? कुछ ये वाला आंसर 165।
करो करो चेक, यही है या नहीं मुझे भी पता चलेगा, बिकॉज मैंने देखा नहीं आंसर तो। वन सिक्सटी? आर यू श्योर? वाई 160? चेक तुम कहाँ से कर रहे हो, बुक के पीछे से या फिर खुद सॉल्व करके? ओके, करके देखो, कोई बात नहीं, दोबारा करो, देखो देखो। ओके ओजस एंड संयम, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। करो देखो, आंसर्स हो सकता है कभी कभी यहाँ पर गलत हो। ठीक है, अच्छी बात है, तुम चेक कर रहे हो। वो गलत क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आप बिलीव करो या ना करो, अब भी मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ तो खुद ही कैलकुलेशन करके ये लिखता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं बुक में से देखा सॉल्यूशन और उसको लिख दिया। तो कभी कभी हो सकता है, मैं भी ह्यूमन हूँ और गलती कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो कैलकुलेशंस करके देखो, अच्छी बात है, साथ के साथ किया करो। मैं गलत हूं कहीं पर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर ने ये कैसे किया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइन। तो दिस इज हाउ। ओके तनिषा, थैंक यू। नहीं, मैं जस्ट बता रहा था कि हो सकता है कभी कभी कि आंसर्स इनकरेक्ट हो सकता है। कैलकुलेशंस मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फैक्ट सही होंगे, बट कैलकुलेशंस कभी कभी होता है। मैं नाइट में बैठ के बनाता हूँ तो कई बार नींद आ रही होती है, मैं बस टाइप कर देता हूँ। बट उस केस में आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है सर ने गलत किया है तो उसमें कोई बात नहीं है। गलती अगर हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे कौन के क्वेश्चंस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, एक सेकेंड,